साथियों नमस्कार। आज का ये सवाल परसेंटेज का है। आज अपन बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ सामाजिक कर्तव्यों की वजह से इधर उधर चल रहे थे हम, समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए अब फिर अपन कंटिन्यूशन में वीडियो बनाएंगे। ठीक है साथियों, देखते हैं इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है ये। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं में 8% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या 9% बढ़ जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे अपन। इसको करने के लिए अपने पास जो अपना जो लॉजिकल ट्रिक है वो है कि अपने पास एक मेथड होता है, कौन सा, एलिगेशन का, मिश्रण का जो अपने पास टेक्निक है, उस टेक्निक से सवाल करेंगे। नहीं तो यदि इसको गणित से अपन करने लग गए तो सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर आप गणित से करोगे तो मानोगे कि पुरुष x थे, है ना, 8,000 में से घटाओगे तो 8,000 माइनस x महिलाएं बचेगी। फिर उसका 10% पुरुषों का, महिलाओं का 8% निकालोगे और बराबर करके जो है 8,000 का 9% निकाल के बताओगे आप, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब अपने को इतना समय अगर लगाएंगे तो फिर परीक्षा में अपन पास नहीं हो पाएंगे। तो अपन अपनी जो टेक्निक है वो देखते हैं। ठीक है, देखो मान लो कि ये है पुरुष, ठीक है, और ये महिलाएं। पुरुष कितने बढ़े? 10%, ये 10%। महिलाएं कितनी बढ़ी? 8%। और कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 9% की। तो इस 9% को रखो बीच में, ठीक है। इधर से इसको घटाओ 1 और इधर से इसको घटाओ 1। तो ये जो रेशो आया, ये प्रारंभिक रेशो आ गया, जनसंख्या का प्रारंभिक रेशो। पुरुष के नीचे पुरुष और महिलाओं के नीचे महिला। तो 1-1 का रेशो आ गया दोनों का, ठीक है। और 1 और 1 का बराबर कितना हो गया? 2। ये 2 किसके बराबर है? सारी जनसंख्या के बराबर। मतलब 2 के बराबर 8,000 थे, ठीक है। तो 2 के बराबर 8,000 थे तो 1 के बराबर कितने जाएंगे? 4,000 हो जाएंगे। तो 4,000 पुरुष थे और 4,000 ही महिलाएं थी। बस सवाल हो गया। ये पुरुष की जनसंख्या 4,000 और महिलाओं की जनसंख्या 4,000। कुछ करना ही नहीं। जहाँ 4,000 का ऑप्शन आए, पुरुष पूछे तो पुरुष और महिलाएं दिखे तो महिला, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं अपन, है ना। इसको कर लो 9,000, इसको कर लो 9,000 और पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि कर दो और महिलाओं में कर दो 5% और टोटल कर दो 7%। अब देखते हैं सवाल क्या हो गया। देखो ये पुरुष बढ़ गए कितने? 8% और महिलाएं बढ़ गई कितनी? 5%। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 7%। इधर से घटाया 2, इधर से घटाया 1, ठीक है। 2 और 1 का रेशो हो गया। तो 2 और 1 मिलके 3। 3 बराबर किसके हो गए? ये 3 बराबर हो गए 9,000 के, ठीक है। काट लो तो 1 बराबर क्या? ये 3 तिया 9, 3,000 की यूनिट हो गई, ठीक है। तो 1 बराबर हो गया आपके 3,000 और 2 बराबर हो गया आपके 6,000, ठीक है। तो 6,000 तो होगा पुरुष और 3,000 हो गई महिलाएं, ठीक है साथियों। 6,000 और 3,000, पुरुष 6,000 और महिलाएं 3,000। साथियों कक्षा 12 की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। मतलब बच्चों की टेंशन शुरू हो गई यहाँ से एक प्रकार से कि अब क्या, है ना। 12वीं हो जाएगी, फिर अब क्या। बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। कोई कहेगा हमें IIT करनी है, कोई कहेगा हमें नीट करनी है। मतलब भांति भांति के ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके सामने ये भी है कि आप 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम में आप डिग्री लीजिए
और साथ में सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उसमें जो सबसे आसान एग्ज़ाम जो बनता है, अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, कि हम कई सालों से सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, खासकर बैंक की तैयारी करा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे आसान जो तैयारी है वो बैंक की है ना। उसका कारण ये है कि उसका एक निश्चित सिलेबस होता है ना। मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और करंट अफेयर होता है। और वो एक ऐसा सिलेबस है कि कोई सा भी साधारण स्टूडेंट, किसी भी स्ट्रीम का जो ग्रेजुएट बच्चा है, वो उसको इजीली कर लेता है और अवसर उसमें ज़्यादा मिलते हैं आपको। मतलब साल में कम से कम आप 12 तरह की एग्ज़ाम दे सकते हो बैंक की, 12-15 एग्ज़ाम आप दे सकते हो। देखो गिनाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप IBPS, क्लर्क, PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये 3 वैकेंसी होगी। फिर आपको SBI की हो गई, SBI की क्लर्क, PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, 6 हो गए एग्जाम अपने पास। फिर यही जो है RRB की आती है। RRB क्लर्क, मतलब RRB का मतलब होता है जो ग्रामीण बैंक होते हैं। जैसे आपके शहर में कोई बैंक होगा, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, तो उसमें भी क्लर्क, PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर 9 एग्ज़ाम हो गई। ठीक है। फिर RBI निकालता है, RBI भी यही 3 एग्ज़ाम निकालता है। ठीक। फिर जो है ये जो कुछ इंश्योरेंस कंपनियां होती है, जैसे लाइक आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, आपकी न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, आपकी LIC है। मतलब कुल मिला के आपके पास 15 ऑप्शन होते हैं, 15 एग्ज़ाम होती है साल भर में। और यदि आप अभी से ही तैयारी करोगे, मतलब आपने 12th में एडमिशन लिया, इधर आप 12th पास कर लिया आपने और कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको पूरे 3 साल मिलते हैं। पूरे 3 साल में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस मैटर को पढ़कर। ठीक है। उस परफेक्शन के लेवल पे आप पहुंच जाओगे जहाँ से एग्ज़ाम क्रैक होता है। इधर आपकी ग्रेजुएशन हुई, इधर आपने कोई एग्ज़ाम दी और ये आपकी नौकरी लगी। मतलब आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं। यदि आप ऐसा करोगे कि पहले आप ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद सोचोगे, तो मामला खटाई पड़ जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप किसी भी शहर में रहते हैं, है ना, आप यदि उसी शहर में पढ़ रहे हैं, आप उसी शहर से कोई डिग्री ले रहे हैं, तो उसी शहर में कोई कोचिंग देखिए, ऑफलाइन कोचिंग देखिए, आप वहाँ पढ़िए, आप वहाँ रोज़ जाइए। आपकी एक पढ़ने की आदत बनेगी, आपकी हैबिट बनेगी कि यार आप 2 घंटे रोज़ कोचिंग जा रहे हो या 1 घंटे कोचिंग जा रहे हो, तो वहाँ वो टीचर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। जो सिखाएगा वो सब परीक्षा में आएगा। तो यदि आप किसी मैटर को जितना जल्दी सीखोगे, किसी सिस्टम में जितना जल्दी जाओगे, उस सिस्टम को उतना जल्दी समझोगे। और आपके पास ये जो पीरियड है पूरे 3 साल का, इस पूरे 3 साल में आप जो ये गणित है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपका जो करंट अफेयर वगैरह है, करंट अफेयर तो खैर जब तात्कालिक परीक्षा होगी उस समय आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास कितना समय रहेगा। इन 3 सब्जेक्ट को यदि आप परफेक्ट कर लोगे तो आप कोई सी भी एग्ज़ाम, इसके अलावा आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपका जो वो 3 साल का जो समय रहेगा डिग्री का, उसका बिल्कुल सदुपयोग होगा। ठीक है। मान लो कि चलो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल BCom कर रहे हो। क्या कर रहे हो? केवल BCom कर रहे हो। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपके टीचर ने कहा कि नहीं आप तो पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छा पढ़ो। आप तो 99% लिया है, 99 छोड़ो, आप तो 100 के 100 ही लिया है ना, आप तो 100 के 100 ही लिया है। और आप आपकी यूनिवर्सिटी में टॉप हो, कि आप बिल्कुल टॉपर, कि यार ये बच्चा जो है इसने टॉप किया है यूनिवर्सिटी। तो मुझे बताओ कि क्या वो आप जब टॉप कर लोगे तो कोई सरकारी संस्थान आपको नौकरी देने आएगी क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गलतफहमी में जिंदा हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप BCom में 100% भी लिया हो तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए सरकार ने अलग व्यवस्था कर रखी है कि भैया ये हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, इस एग्ज़ाम में बैठो आप,
यदि ये एग्ज़ाम आपने पास कर ली तो हम आपको नौकरी देंगे। इस बीकॉम को 90%, 80%, 100% करने से कहाँ नौकरी मिल रही है? मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। इसलिए आप जो आपका 3 साल हैं वो डिग्री के, उसको आप बेहतरीन उपयोग करो और साथ में ये सब तैयारी करो। यदि आपको नौकरी करनी है तो इस सिस्टम को आप फॉलो करो। इस सिस्टम को फॉलो करोगे, जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे, कोई परीक्षा दोगे और यह तत्काल आपकी नौकरी, इधर परीक्षा दी इधर नौकरी। लेकिन आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं सिर्फ भी काम कर लूँ, 99% से कर लूँ और मुझे कोई नौकरी ऑफर कर देगा, कोई नहीं करेगा आपको नौकरी ऑफर। ठीक है साथियों, तो आप जो है आपके ग्रेजुएशन का सही उपयोग करो और उस दौरान जो समय है उसमें तैयारी कीजिए बहुत बेहतरीन। हमारी शुभकामना आपके साथ है। और यदि आप नीमच या आसपास इलाके में हैं तो आप हमारे पास आइए। सोनी कोचिंग क्लासेस के नाम से हम कोचिंग चलाते हैं और हज़ारों बच्चों को नौकरी दिला चुके हैं। हम यहाँ से पढ़ के वे नौकरियाँ प्राप्त कर चुके हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं वो। कोई बैंक में मैनेजर है, कोई क्या है, कोई स्केल 3 पे पहुँच गया, कोई 4 पे पहुँच गया, कोई 5 पे पहुँच गया। तो आप भी आपकी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को अपन यही ख़त्म करते हैं और कल फिर किसी नई समस्या के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है साथियों।